नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एससी एसटी के लिए कोटा में कोटा पर खेमेबाजी होने लगी है। पिछड़ों के हिमायती कहे जाने वाले बिहार के दो दलों के नेता एक खेमे में होने के बाद भी इस मुद्दे पर अलग अलग खेमे पर खड़े नजर आ रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो दूसरे इस पर फिर से विचार करने की अपील की तैयारी में हैं। उधर बड़े दल इस पर कुछ खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं तो जातीय राजनीति की राह पर आगे बढ़े दल अपने दिल की बात कहने में कोई कोताही नहीं कर रहे। अब मायावती हों या मांझी, चंद्रशेखर या चिराग, राजद और राजग अलग अलग राग अलाप रहे हैं। आखिर क्यों, सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा है। कोटे में कोटा पर सियासत अपार। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, इसको पलटे मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। चिराग करेंगे अपील, हो पुनर्विचार। लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। फैसले से सहमत नहीं दलित नेता चंद्रशेखर। एसटी का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। मांझी ने कहा ठीक है क्रीमी लेयर। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। कोटा पर मांझी के सुर सबसे अलग क्यों? जो मोदी जी करते हैं, मोदी जी के इशारे पर जो सुप्रीम कोर्ट करता है वही मोदी जी तोता है। मांझी जी बोल मिठू सीताराम तो बोलते रहते हैं, उसके लिए क्या है। चलिए, तो बड़ा सवाल है, आरक्षण को लेकर बवाल है और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं, एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखेंगे राजेश भट्ट जी, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की ओर से विजय यादव जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो आरजू जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि जो बातें कही जा रही है उसको लेकर एनडीए खेमे में ही एकजुटता नहीं दिख रही है। एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। बिहार ने भी प्रयास किया था कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, लेकिन उस प्रयास में कामयाबी नहीं मिली। तो अब क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है जो संविधान में रिजर्वेशन का जो आधार है वो है आपको सामाजिक पिछड़ेपन से हुआ है, छुआछूत से हुआ है, गैर बराबरी से हुआ है। और अगर आप वर्गीकरण करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति है, क्योंकि ऐसे ही समाज कई टुकड़ों में बंट चुका है। और अगर आज 75 साल के बाद भी अगर आपको वर्गीकरण करते हैं, जातियों में क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर को अगर आप बांटते हैं, तो ये कहीं से भी हमको लगता है कि उच्चतम न्यायालय को इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसी चीज़ है। मैं क्यों कोट करने जाऊं, जीतन राम मांझी जी अगर आज मंदिर में जाते हैं और मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर धोया जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन का जो आधार है वो छुआछूत है, गैर बराबरी का है। संविधान में रिजर्वेशन इसी आधार पे दिया गया है। तो आज भी अगर वो प्रथाएं चल रही है जो कुप्रथा है, करने के लिए आप वर्गीकरण करिएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी है। और इस स्टैंड के साथ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है वो खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा से पिछड़े लोगों को अपने हर सदन में भेजा है और सदन में भेजने का काम किया है। जो छुआछूत, जो गैर बराबरी चीज़ें जो है, जिस हिसाब से संविधान में रिजर्वेशन मिला, आज भी लगातार हम देख रहे हैं ये कितने सालों से सताए हुए लोग हैं और वो देश की मुख्य धारा में लोग नहीं आए हैं। तो रिजर्वेशन इसीलिए दिया गया था कि प्रदेश के लोग जो पिछड़ेपन हैं, जो छुआछूत और गैर बराबर हैं, उनको हम मुख्य धारा में लेके आए। लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही है। क्यों हो रहा है? आपने इस तरीके से कैसे यकीन कर लिया कि इनको क्रीमी लेयर और अनक्रीमी लेयर में किस कैटेगरी के हिसाब से आप बांट रहे हैं? चलिए, जैसे इस वजह से ओबीसी हम लोग असहमत हैं। संभावना ये व्यक्त की गई है कि जिस तरह से ओबीसी में कैटेगराइज किया गया है क्रीमी लेयर को, एससी एसटी में भी कैटेगराइज किया गया है, और एससी एसटी में भी जो तबका पिछड़ा है, मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़ पाया है, उसे एक मौका दिया जाएगा, उसके लिए संभावना के द्वार खोले जाएंगे। अगर ऐसा जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं
तो फिर इसमें गलत क्या है? राजेश जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं और फिर हम विजय जी से बात जानेंगे। राजेश जी, अगर व्यवस्था की जा रही है कि पिछड़े में भी अगर जो अति पिछड़ा है उन्हें एक संभावना दिया जाए, तो उसमें गलत क्या है? क्यों पुनर्विचार? जी, ये सवाल बड़ा पेचीदा है और भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही दूरदर्शिता के साथ खासकर SC ST के आरक्षण का प्रावधान जो लाए थे, देखिए आधार पहले समझ लीजिए, आरक्षण का आधार दो है, एक आर्थिक और एक सामाजिक। खासकर SC ST वर्ग को जो भी आरक्षण का लाभ दे हुआ था उस समय संविधान के अनुसार जी, वो अस्पृश्यता के साथ हुआ था। छुआछूत का जो भेद है, जो समाज के एकदम मुख्य धारा से नीचे चले गए हैं, जिनका जीवन स्तर आज भी बहुत निम्न है। सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा के कवच के रूप में आरक्षण का लाभ उनको दिया गया था जी। अब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला दिया है कि उसमें EWS का भी प्रावधान किया जाए, कुछ जो अपलिफ्ट हो गए हैं उनको उससे बाहर किया जाए। तो मैं समझता हूं कि वो आर्थिक तौर पर हो सकता है समृद्ध हो गए हों, राजनीतिक तौर पे हो सकता है समृद्ध हो गए हों, लेकिन इस बात की गारंटी कौन देगा कि समाज में उसके साथ भेदभाव ना हो? देखिए आज भी गांव में, आप चूंकि एक अनुभवी पत्रकार हैं, आज भी गांवों में जो दलितों की स्थिति है, आए दिन दलितों पे किस तरह अत्याचार और जुर्म ढाए जा रहे हैं, या किसी से कोई बात छिपी नहीं है। आज भी घोड़ी चढ़ने से लोग मना करते हैं। तो ये सामंती जो सोच है और उससे एक सुरक्षा का जो प्रावधान संविधान के तहत किया गया था, उससे अगर उसको हटा दिया जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि समाज में लोग राजेश जी, उसे हटाने की तो बात ही नहीं हो रही ना, ये कहा जा रहा है कि EWS क्या है? नहीं, EWS पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम SC ST कोटे में अतिरिक्त कोटा जो उसी वर्ग से है, राज्य सरकार उन्हें चिन्हित करेगी, जैसे अभी बिहार में राज्य सरकार चिन्हित करेगी, लेकिन इस बात की कौन गारंटी देगा कि सबके साथ समान समरूप भावना से जो है वो तो सामाजिक विचार को आप आरक्षण से ऐसा क्यों ना माना जाए कि किसी खास वर्ग को, किसी खास जाति को, किसी खास तबके को उसमें लाभ दे सकती है कोई राज्य सरकार? ये तो सरकार तय करेगी ना, और सरकार में तो आप जैसे ही लोग होंगे। ठीक है, सभी जगह हमारी सरकार नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और अभी रेवंत रेड्डी जी ने जो है तुरंत जो है इसको स्वीकार कर लिया। भाई वहां दलितों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देखिए, ये देखिए, ये बहुत गहन विषय चर्चा का है और ये इतने हल्के में इसको जो है मानने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हमारी पार्टी ने इसीलिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय इसी पर विजय चिराग पासवान ने पहले ही दिन इससे असहमति वो हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि चिराग पासवान ने पुनर्विचार याचिका की बात कही है। विजय जी, जब ये कह रहे हैं कि जब इतनी समस्या है, तो फिर जीतन राम मांझी किस आधार पे, जो उसी वर्ग के लिए राजनीति करते हैं, उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो फिर ऐसा क्यों चाहते हैं कि क्रीमी लेयर का प्रावधान हो? क्या वो देख रहे हैं, उससे अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं? देखिए ना दीपक जी, आरक्षण के भीतर आरक्षण और क्रीमी लेयर के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतन राम मांझी ने हृदय से आभार व्यक्त किया कि 10 साल पहले लागू होना चाहिए था। आप सोच सकते हैं कि आजादी के 77 साल होने जा रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए आज तक क्या किया? कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल यहाँ RJD की भी सरकार थी, क्या किया लोगों ने? आते हैं, इन्होंने सिर्फ दलितों को बांटने का काम किया है। आप सोच सकते हैं कि जो दलित महादलित बना, तो आप एक भी निकाल के हमको दिखा दीजिए, मुसहर जाति से, भूइया जाति से, चमार जाति से, IAS IPS इंजीनियर, इस टाइप को कोई निकाल के दिखा दीजिए, या न्यायपालिका में दिखा दीजिए। अरे कुछ जाति दलित में है वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान जी करेंगे पुनर्विचार। ठीक है, उनकी जो सोच है वो पुनर्विचार करें, लेकिन जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि इस पर 10 साल पहले लागू होना चाहिए। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जब आरक्षण लागू किए तो संविधान लिखे थे, इन लोगों को पता है कि नहीं पता है कि हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए कि दलितों का क्या विकास हुआ, नहीं हुआ। जो दलित
यदि लाभ ले चुके हैं तो उनको वंचित करना है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ कहाँ। देखिए कांग्रेस भी इसी प्रकार दलितों को मूर्ख बनाते रह गया, आरजेडी भी 15 साल यहाँ सरकार की दलितों को मूर्ख बनाते रह गया। इन लोगों को तो कोई काम नहीं रहा, सिर्फ हल्ला करने का वोट का राजनीति करते हैं। नहीं, गैर जरूरी कैसे है? अगर एक तबका लाभान्वित हो गया है तो हर बार वही लाभान्वित हो। दलितों का लाभ पहुंचाने का काम किया। सब्र से सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सबसे बड़ा चीज इस सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बना के रिजर्वेशन दिया गया है, और आज के वक्त में जब जीतन राम मांझी खुद मंदिर में जाते हैं और उनके साथ गैर बराबरी और छुआछूत का भेदभाव रखा जाता है, तो ये कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि ये आरजू जी आप ये बताइए, आरजू जी आप ये बताइए कि क्या रिजर्वेशन से कोई फर्क पड़ेगा? जो आधारशिला है वो यही है। आप आरक्षण का मुद्दा पढ़ाएं, हम आरक्षण के ही मुद्दे पे वही पूछ रहे हैं कि वहाँ आरक्षण से आप भटक रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब दलितों के कल्याण के लिए जो आरक्षण ले लिया उसको वंचित करना है। और आप राष्ट्रीय जनता दल को बोल रहे हैं ना, क्यों नहीं लागू किया 15 साल में? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से दोनों सदनों में सिर्फ आप लोग वोट का राजनीति करते हैं। आप कर रहे हैं, पता नहीं क्या आपको उसमें फायदा मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का मूलभूत क्या है, की बात कर आप ये बताइए ना, किस आधार के ऊपर दिया गया? गांव पगडंडियों पर पलने वाला दलित आज वही कोई आजादी के 77 साल हो गए, 15 साल आपकी बिहार में सरकार ने क्या कर दिया दलितों के? हम लोगों ने दोनों सदनों में भेजने का काम किया, आपने क्या किया ये बताइए। आपने क्या किया ये बताइए। ये और रिकॉर्ड है कि राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सदनों में भेजने का काम किया। नहीं, ये हर दल से इस तरह की कवायद होती रही है। बात कर रहे हैं। चलिए आज भी इस देश का राष्ट्रपति जो है वो मंदिर में नहीं जा सकता है। विजय जी बात कर रहे हैं, एक सेकंड विजय जी, आरजू जी एक सेकंड। राष्ट्रपति आज भी मंदिर में नहीं जा सकता। आरजू जी एक और यही उसकी आधारशिला है। आरजू जी छुआछूत गैर बराबरी। ठीक है, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ये हंगामा इसलिए है क्योंकि एक बड़ी आबादी इससे अलग अलग खेमों में अलग अलग दलों के वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है। नीतीश कुमार के कम नरेंद्र मोदी के तोता आजकल ज्यादा बन गए हैं। चलिए ठीक है आरजू जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। आरजू जी कोई फायदा नहीं है, हम फिर इस चर्चा को आगे। विजय जी राजेश भट्ट जी से जवाब लेंगे, लेकिन जवाब से पहले एक संभावना उनके समक्ष रखते हैं। राजेश जी, एक गांव में 2 परिवार है। एक परिवार का एक सदस्य आरक्षण का लाभ लेते हुए सरकारी नौकरी में चला जाता है और फिर उसके परिवार में संसाधनों की कमी नहीं रहती है। फिर उसका बेटा भी आरक्षण का लाभ लेकर और बेहतर स्थिति में पहुंचता है। गांव में वो धनाढ्य हो जाता है अपने गांव में जहां SC ST वर्ग के सभी लोग हैं। तो क्या उसके पड़ोसियों को हक नहीं कि अगली बार जब आरक्षण की व्यवस्था हो, आरक्षण से संबंधित कोई लाभ योजना का लेना हो तो उसे मिले, बल्कि उसे ना मिले जो 2 बार ले चुका हो? देखिए ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है आपका। एक जो अपनी कुशलता से, अपनी मेहनत से आरक्षण के सहारे ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है, एक जो आरक्षण का लाभ लेकर भी कहीं ना कहीं विपन्नता के स्थिति में है। देखिए आरक्षण से ये जरूरी नहीं है कि वह संपन्नता की ओर बढ़ जाए, हर क्षेत्र में वो अग्रणी भूमिका निभाए। देखिए हर आदमी की अपनी अपनी IQ होती है, हर आदमी की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, उन्हीं क्षमता के अनुसार उसका विकास होता है। ये बहुत सामान्य सी चीज है। समाज में हर आदमी, एक भाई देखते हैं कि ही परिवार का, एक भाई IAS हो जाता है, एक भाई उसी दफ्तर में जो है 4th ग्रेड की नौकरी करता है। ये व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, ये जरूरी नहीं है। और अब ये कह रहे हैं कि उसको आरक्षण दे दिया जाए। आरक्षण दे देने से सिर्फ उसकी क्षमता का विकास नहीं होगा, ये मेरा मानना है। उसकी क्षमता का विकास पहले जरूरी है, आरक्षण दूसरी चीज है। इसलिए आरक्षण को किसी खास वर्ग के लिए वर्गीकृत कर देना, किसी खास जाति के लिए वर्गीकृत कर देना, मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा असर होगा कि एक सामाजिक विषमता फैलेगी और सामाजिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, खासकर उस वर्ग में। नहीं, विषमता तो आरक्षण और एक असंतोष का भाव होगा, असंतोष का भाव होगा। ये जो विषमता है वही तो आरक्षण का अभाव है। अगर समाज में सब एक समान होते तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? आज भी मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जिनके पिता तो अधिकारी हैं,
पुत्र उस लायक नहीं है। पिता आरक्षण के सहारे अधिकारी जरूर बन गए हैं, पुत्र अपनी क्षमता के अभाव में वो पिछड़ गए हैं। तो सिर्फ आरक्षण हटा देने से और दूसरे को दे देने से उसका विकास हो जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? नहीं तो पीढ़ी और दर पीढ़ी ये प्रावधान रहे, ये भी तो सामाजिक सही जो नहीं है ना। संतुलन बनेगा, जो सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सामाजिक कहीं ना कहीं कलुषता बढ़ेगी, कटुता बढ़ेगी। इससे मेरा मानना है किसी खास जाति, किसी खास वर्ग को अगर कोई राज्य सरकार भेदभाव के तहत कमतर आंकता है, ज्यादातर आंकता है, इसका आकलन कौन करेगा? चलिए ठीक है, हम इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे। विजय जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजय जी, अगर क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है तो फिर इसकी वकालत क्यों की जा रही है? और अगर क्रीमी लेयर की आवश्यकता है तो फिर आरक्षण के प्रावधानों को और बढ़ाया क्यों जा रहा है, उसे कम क्यों नहीं किया जा रहा है? हम बिहार सरकार की ही बात ले लें, इन्होंने आरक्षण के दायरे को 65% बढ़ा दिया, बोले समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को इसकी और आवश्यकता है। दीपक जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतनराम मांझी जी डंके के चोट पर कहा कि मैं जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मैं इसे सम्मान करता हूं। आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, आप क्रीमी लेयर नहीं होगा तो कैसे चलेगा? आप एक चीज और आपने कहा कि आरक्षण जब जिसको मिल गया तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर यही लिखे हैं कि हर 10 साल पर समीक्षाओं ने जो आरक्षण ले लिए हैं हम उसको अलग हट जाते। अब देखिए, जीतनराम मांझी जी ये भी कहते हैं कि मुझे आरक्षण की क्या आवश्यकता है। चिराग पासवान जी को आरक्षण की आवश्यकता है। जिस दिन लागू हो जाएगी, हम लोग जनरल सीट से चुनाव लड़ना होगा, लड़ेंगे। हम लोग आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन इस पर इतना हाय तो वह क्यों? देखिए, जीतनराम मांझी कहीं कोई गलत नहीं बोले हैं, वो सही डंके के चोट पर कहे हैं कि आने वाला समय में जो आजादी के 77 साल हो गए हैं, जो गरीब गांव पगडंडियों पर आज वही दलित जो चल रहा है, न रहने का घर है, न शरीर में वस्त्र है, न उसके लिए भी मौका होना चाहिए। बिल्कुल। हम आरजू जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरजू जी, अगर ऐसा नहीं किया जाना था तो फिर राज्य में जाति आधारित गणना क्यों करवाई गई? सबकी अलग अलग पहचान, अलग अलग स्थिति का आकलन करके फिर आरक्षण क्यों बढ़ाया गया? इसमें तो आपकी पार्टी साथ थी ना। देखिए, जातीय जनगणना इसी आधार पे करवाया गया कि उसकी जाति पूछ के वो कितना मुख्य धारा से नीचे है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया। और ये जो हम बात कर रहे हैं SC ST कोटे में वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि ये फूट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक ही वर्गों में अगर 2 तरह के लोगों को आप चिन्हित करके निकालिएगा तो ये फूट डालने वाली है, सामाजिक असंतोष फैलेगा। ये बात ये कहां तक सही कह रहे हैं? इससे असंतोष नहीं फैलेगा कि आप SC ST अलग किए हैं, OBC अलग किए हैं, जनरल अलग किए हैं, अलग तो कर ही रहे हैं। अब कैटेगरी में कैटेगरी क्या अलग है? एकदम वो जरूरी था, क्योंकि हर तरीके के हर जाति के लोगों को हम चिन्हित करेंगे। तो फिर और इसे गैर जरूरी क्यों बता रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि ये चीजें जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं, एक वर्ग में 2 लोगों को जो आप बांट रहे हैं, एक ही परिवार में 2 तरह के लोगों को बांट रहे हैं, एक अपने आप को बहुत क्रीमी लेयर समझेगा और एक अनक्रीमी लेयर समझेगा। तो ये आप सुन लीजिए, ये कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ा असंतोष होगा और उनके विफलता का, दूसरे जो वर्ग जो अनक्रीमी लेयर होंगे उनके विफलता का कारण होगा और उनके ऊपर वही लोग फप्तियां कसेंगे। इसलिए ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, इस रिजर्वेशन इस देने का आधार क्या था, उस आधार पे हम बात नहीं कर रहे हैं। विजय जी जो है उस पे बात नहीं कर रहे थे, ये उसी लिए दिया गया था। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले भी रिजर्वेशन की बातें हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज से लेके डॉक्टर अंबेडकर से लेके पेरियार से लेके ये सब लोगों ने आरक्षण की बात कही थी और सबसे पहले तमिलनाडु में ये सब शुरू हुआ था। इसलिए कि उनको जो मुख्य धारा से जब आरक्षण की बात की जा रही है, धारा में लाया जाए। आरजू जी, अब भी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं हो रही है, अब भी वही बात हो रही है। जिस आधार पर आरक्षण की शुरुआत हुई थी उसे और दायरा उसका वृहद हो और पिछड़े लोग इससे लाभान्वित हो, तो उसमें गलत क्यों कह रहे हैं आप? जो चीज कह रहे हैं मैं उससे दूसरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये रिजर्वेशन का आधार क्या था?
आधार यही था कि सामाजिक पिछड़ेपन से, छुआछूत से और गैर बराबरी के लोगों से। आज भी अगर जीतन राम मांझी इससे रिजर्वेशन नहीं, आरजू जी आप हर बात एक ही चीज कोट कर रहे हैं और इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। यकीन मानिए, सामाजिक सोच रिजर्वेशन से नहीं बदली जा सकती है, वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बदली जा सकती है, अगर वर्गीकरण सोच नहीं कर बदली देंगे जा तो सकती उसका है। दुष्परिणाम होगा या नहीं होगा? नहीं तो आप तो कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एकदम हम नहीं कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। एकदम अलग नहीं कर अलग रहे हैं। जातियां वर्गीकरण चिन्हित क्यों होना की गई, चाहिए? जातीय समाज में- गणना समाज करवाकर में बिहार असंतोष ने की ही उसे स्थिति किया पैदा है हो और आप जाएगी। अब कह रहे हैं कि उससे सिविल असंतुष्टि वार होने होगी। के डर है, असंतोष होगा समाज में, इसलिए हम एक ही तो समाज फिर में ये क्यों वर्गीकरण करवाया गया? चाहते हैं। नहीं तो ये क्यों करवाया गया? अलग अलग जातियों को चिन्हित करके आरक्षण का दायरा क्यों बढ़ाया गया और इसका इसलिए क्रेडिट कि लेते उनको, हैं? उनको बराबर का मुख्य धारा में लेके हम आए, तो वही तो लेकिन ये एक ही पहल हो वर्ग रही में है। हम बांटना नहीं चलिए चाहते। राजेश जी से जान लेते हैं, पुनर्विचार याचिका क्या नहीं चाहते हैं कि बराबरी का हक हर व्यक्ति को मिले? जो एक पायदान ऊपर पहुंच गया है उसके बराबर आने का नीचे वाले पायदान पे जो लोग हैं उन्हें भी मौका मिले। नहीं, हम सबका विकास चाहते हैं कि सबको बराबर का आरक्षण मिले जो संविधान द्वारा प्रदत्त की गई है। राजेश जी, बराबर तो वो है आदर्श क्या स्थिति दीपक हो जी? जाएगी और उसमें है क्या आरक्षण दीपक जी? नहीं हम रहेगा, तब होगा। इससे पहले भी इस बात को हमने रखा है कि एक ही परिवार में एक क्षमता के अभाव में वो नीचे के तबके में नौकरी करता है और एक भाई उसका आईएएस हो जाता है। कल उस आईएएस पदाधिकारी का पुत्र भी अगर क्षमता विहीन है तो क्या गारंटी है कि वो नीचे नहीं जाएगा? दूसरी चीज, आरक्षण का आधार सामाजिक है। छुआछूत को बढ़ावा ना मिले इसके लिए कवच के तौर पे आरक्षण दे हुआ था और उसके सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण दे हुआ था। आज की स्थिति ये है कि आज भी यथावत है, 77 वर्षों के बाद भी आज भी दलितों की स्थिति हम समझते हैं कि कमोबेश बहुत ज्यादा बदली नहीं है। आज भी समाज के गांवों में आप देखें तो दलितों के साथ कैसे अत्याचार होता है, कैसे भेदभाव होता है। आज भी जो है दलितों को कितने मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है। बात ही नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ दलितों की ही तो बात सवाल यह है कि ईडब्ल्यूएस के तहत उसकी आर्थिक उन्नति के बाद, ईडब्ल्यूएस के बाद, ईडब्ल्यूएस में आर्थिक उन्नति का हवाला देते हुए आप जो है उसको जब ईडब्ल्यूएस के तहत अलग कर दीजिएगा तो उसका सामाजिक सुरक्षा का दायित्व किस पर निर्भर करेगा और कौन गारंटी देगा कि उसे सामाजिक तौर पे चलिए तो फिर कोर्ट ने इस नहीं पर होना अपना पड़ेगा। फैसला सुनाया है और अलग अलग सियासी दल अपने सियासी लाइन के आधार पर इस पर स्टैंड ले रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि मुद्दा एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, एक बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है और उस आबादी के बेहतर संभावनाएं भविष्य की उससे जुड़ा हुआ है। तो इस पर चर्चा भी आगे होगी, हम आगे एक चर्चा और करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, राजेश भट्ट जी और विजय यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।